नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के स्टॉक मार्केट फाइनेंस एंड बिजनेस अपडेट्स में। यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं दुनिया भर से ऐसी खबरें जो आपके फाइनेंसेस को इम्पैक्ट कर रही है, ऐसी इवेंट्स जो पूरी दुनिया में हो रहे हैं जो आपके पॉकेट पे इफेक्ट डालते हैं, आपके खर्चे, आपके इनकम, आपके जॉब, बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स, इन सारी चीजों पे अगर कोई भी चीज इम्पैक्ट डाल सकती है तो हमें लगता है कि वो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। किसी भी इवेंट को आपको फाइनेंशियली इवैल्यूएट करना आना चाहिए कि मेरे फाइनेंसेस पे, फ्यूचर प्लानिंग पे इससे क्या फर्क पड़ सकता है। तो यहाँ पे मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ ऐसी कुछ खबरें। सबसे पहले खबर से हम स्टार्ट करते हैं। अगर ऐसे वीडियोस आपको पसंद है तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को भी लाइक कर दीजिए अगर आप रोज ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं तो। सबसे पहली खबर है ऑफ कोर्स डोनाल्ड ट्रंप से रिलेटेड है, यूएस मार्केट्स। जितने भी लोग इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए कल बहुत बड़ा दिन होने वाला है। क्यों? क्योंकि यूएस मार्केट्स ऑलमोस्ट अपर सर्किट पर आई थिंक रहे हैं, कल क्लोज हुए हैं। 7 से 8%, 9% की पॉजिटिव मूवमेंट देखी है हमने यूएस मार्केट्स में जब ट्रंप ने अनाउंस किया कि 90 दिन का वो ब्रीथर दे रहे हैं कंट्रीज को, 3 महीने का समय दे रहे हैं और ये टैरिफ्स जो है ये 3 महीने पोस्टपोन हो रहे हैं एक तरीके से। तो अगर आप देखेंगे जो ग्लोबल मार्केट मेल्टडाउन हो रहा था इस टाइम पे, पूरी दुनिया भर में जो मार्केट्स लगातार नीचे जा रहे थे, ऊपर जा रहे थे, तहलका मचा हुआ था, उसको देखते हुए यूएस प्रेसिडेंट ने वेंसडे को अब्रप्टली बैक डाउन कर लिया। वो पीछे हट गए और उन्होंने कहा कि जब मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जिस पे ये टैरिफ लगाया है उस पे 90 डेज का मैं ब्रीथर टाइम दे रहा हूँ, 90 डेज बाद ये एप्लीकेबल होंगे टैरिफ्स। और जो चाइनीज इंपोर्ट्स हैं उस पर टैरिफ अब 125% हो गया। यस, तो चाइना जिसने रिटालिएट किया था उस पर अब 125% का टैरिफ लगने वाला है। तो कहीं ना कहीं यूएस अब चाइना को आइसोलेट कर रहा है और बाकी सारी कंट्रीज को ब्रीदर दे दिया। तो बाकी सारी कंट्रीज के साथ वो ट्रीटी साइन कर लेंगे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कर लेंगे, लेकिन चाइना को यहाँ पे कहीं ना कहीं वो कॉर्नर कर सकते हैं इस इवेंट के बाद। बीजिंग के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा अर्लियर कि वो इंपोज करेगा 84% टैरिफ यूएस गुड्स पे फ्रॉम थर्सडे। जो पहले ये कह रहे थे 34% लगाएंगे, तो चाइना ने कहा नहीं, हम 34% नहीं लगाएंगे, अब हम 84% लगाएंगे। और अब यूएस कह रहा है कि अब हम 100% नहीं, अब हम लगाएंगे 125%। ऐसे करके मुझे लगता है किसी ना किसी दिन ये ट्रिपल डिजिट पहुंच ही जाना है। ये कहेंगे हम 1000% लगा रहे, हो कहेंगे हम 1500% लगा रहे हैं, और ये गेम ऐसे ही चलता रहेगा। यूरोपियन यूनियन की बात कर दूं तो इन्होंने भी एग्री किया कि ये जो पहला काउंटर मेजर है वो लॉन्च करेंगे। $23 बिलियन जो है अमेरिकन गुड्स जो यूरोप आते हैं उनके ऊपर, और रिटालिएट करेंगे। तो यूएस पर चाइना के साथ मिलकर यूरोपियन यूनियन यहाँ रिटालिएशन की बात कर रहा है। तो देख रहे हो पॉलिटिकली ये तो अलाइन नहीं है साथ में, लेकिन कहीं ना कहीं इकोनॉमिक पॉलिसीज इनकी इंक्लाइन हो रही है। अब यहाँ पे आप ये देखो कि जो ट्रम्प का लेटेस्ट मूव है, इससे क्या होगा, अब जो ट्रेड वॉर है वो एक अलग लेवल पे चला गया है, स्पेसिफिकली चाइना के साथ। वॉल स्ट्रीट यहाँ पे काफी बढ़िया जम दिखा है। वॉल स्ट्रीट ने एसएनपी इंडेक्स 8% ऊपर, डाउ जोन्स 7% ऊपर। इंडियन मार्केट एक्सपेक्टेड है कि हो सकता है कि अपर सर्किट भी लगा दे। यस, तो कल मार्केट खुलता है, लोग काफी एक्साइटेड हैं, लेकिन हो सकता है कल सबके पोर्टफोलियोज बहुत अच्छा मैं कहूंगा कुछ ग्रोथ दिखा रहे हो एक ही दिन में। एंड यहाँ पे अगर बात करें तो यूएस प्रेसिडेंट की, तो उन्होंने ट्रुथ सोशल, आई थिंक उनका ही खुद का सोशल मीडिया है ये, और इन्होंने पोस्ट किया कि मोर देन 75 कंट्रीज जो हैं, उन्होंने कहा कि वो हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि वो बातचीत करना चाहेंगे, वो हमसे डिस्कशंस करना चाहेंगे। तो इसीलिए हमने उन कंट्रीज पर 90 डेज का पॉज लगा दिया, क्योंकि ये कंट्रीज ऑलरेडी हमसे बात करने को तैयार हैं, राइट, दे आर रेडी टू डिस्कस। तो क्यों ना इनको हम थोड़ी लीनियंसी देते हैं। तो यहाँ पे जो रेसिप्रोकल टैरिफ है इन्होंने सब्सटैंशियली लोअर कर दिया, जैसे कि 10% कर दिया, इफेक्टिव इमीडिएटली। तो इफेक्टिव ये इमीडिएटली था एंड यहाँ पे काफी राहत मिली बाकी सारे कंट्रीज को। एंड मैं कहूंगा यूएस में जो इन्वेस्टर्स हैं स्टॉक मार्केट में, उनको तो काफी ज्यादा राहत मिली है। तो यहाँ पे अगर आप बात करें यूरोपियन यूनियन, जापान, साउथ कोरिया, इन सबको यहाँ पे बहुत राहत मिलने वाली है। और 10% रिप्रेजेंट करेगा कि इंक्रीज इन टैरिफ जो है वो पहले जो चार्ज किया जा रहा था ऑलमोस्ट उससे 10% ही बस ज्यादा रहेगा। तो 27% से तो बहुत ज्यादा अच्छा है कि 10% है, राइट। एंड यहाँ पे चाइनीज एक्सपोर्टर्स तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्यूनिटिव टैक्सेस फेस कर रहे थे ट्रम्प के आने से पहले भी। अगर आप देखोगे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन भी कुछ बहुत ज्यादा लीनियंट नहीं रहा है इनके साथ। और साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो इससे पहले भी जब ट्रम्प आए थे कोविड से पहले, तब भी उन्होंने चाइनीज गुड्स पर अच्छा खासा टैरिफ लगा दिया था। तो ये इशू प्रोसेस करने वाला है एंड वी हैव टू सी कि जापान सॉरी चाइना यहाँ पे किस तरीके से आगे डील करता है यूएस के साथ एंड ग्लोबली।
तो सबसे बड़ी खुशी इसमें से हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि 3 महीने तक जो अनसर्टेनिटी थी वो खत्म हो गई है, बातचीत होगी यूएस के साथ। इसके अलावा शेयर बाजार हो सकता है कल 6-7% ऊपर खुले। आप देख सकते हैं कि गिफ्ट निफ्टी कहाँ पर है इस टाइम पे। एंड यूएस मार्केट्स से कभी भी हम पूरी तरीके से आप कह सकते हो कि आइसोलेटेड नहीं रहते हैं। हम साथ में चलते हैं जब बड़ी मूव्स आती हैं, तब स्पेसिफिकली जब बहुत बड़ा अपवर्ड मोमेंटम हो या चाहे बहुत बड़ा डाउनवर्ड मोमेंटम हो, तब तो हम जरूर साथ में इनके चलते हैं। बात करता हूं मैं अगले आर्टिकल की। इंडिया ने टर्मिनेट किया है ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी फॉर बांग्लादेश। यस, बांग्लादेश को इंडिया ने बहुत बड़ा झटका दिया है। अब पॉलिटिकली तो मैं कहूंगा बांग्लादेश इस टाइम पे काफी अलग चल रहा है इंडिया से। इंडिया में भी अगर आप देखोगे तो लोग अगर मतलब मैं बोलूंगा पीपल लेवल पे भी लोग बिल्कुल खुश नहीं है बांग्लादेश और उनकी पॉलिसीज से। एंड गवर्नमेंट लेवल पर भी काफी अलग चीजें चल रही हैं। उनके जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है वो उन्होंने असाइलम लिया हुआ है इंडिया में। एंड पॉलिटिकली काफी अलग चीजें चल रही है, बट हमें फाइनेंसेस पे ध्यान देना है क्योंकि वी डिस्कस फाइनेंसेस। तो यहाँ पे इंडिया ने ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी बांग्लादेश को जो हम पहले देते थे वो अब खत्म कर दिया बांग्लादेश के लिए। तो इससे इंडिया का क्या फायदा होगा, आपका क्या फायदा हो सकता है, हम लोग ये डिस्कस करते हैं। तो इंडिया ने टर्मिनेट किया है ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी। इसके तहत होता ये था कि ये एक्सपोर्ट करते थे कार्गो बांग्लादेश से थर्ड कंट्रीज को। तो बांग्लादेश से थर्ड कंट्रीज को जो भी कार्गो जाता था वो क्या होता था, उसमें इंडिया का लैंड कस्टम यूज करते थे, इंडिया के स्टेशन को ये यूज करते थे एंड रूट टू पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स। तो जो ये मूव है ये कहा जा रहा है, ये लिया जा रहा है एट बिहेस्ट ऑफ एक्सपोर्टर्स। जो इंडियन एक्सपोर्टर्स हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं इनके रिक्वेस्ट पर गवर्नमेंट ने ये जो रूल है ये नया लेकर आया है, क्योंकि हमारी जो अपैरल इंडस्ट्री है ना, इसको बांग्लादेश से काफी ज्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ता है। बांग्लादेश मतलब काफी बड़ा अपैरल एक्सपोर्टर है, इंडिया का कंपेटिटर भी है। तो यहाँ पे अगर हमें ऐसे मूव्स लाने पड़ रहे हैं जिससे हमारी कंपनी को बेनिफिट मिल रहा है, तो हम क्यों नहीं लेकर आएंगे, स्पेसिफिकली ऐसे नेबर के लिए जो बहुत ज्यादा फ्रेंडली नहीं है इस वक्त हमारे लिए स्पेसिफिकली, राइट। तो आप ये देखो कि इन्होंने कहा कि हमारे पास और एयर कैपेसिटी है कार्गो के लिए, और इन पास जो एक्सपोर्टर्स हैं उन्होंने कंप्लेन किया है कि इनके हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए लेस स्पेस रहता है ड्यू टू ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी जो हम बांग्लादेश को देते हैं। तो एक्सपोर्टर्स कह रहे थे कि हमारा नुकसान हो रहा है क्योंकि आप बांग्लादेश को ये फैसिलिटीज दे रहे हो, और बांग्लादेश ऑलरेडी हमारा कंपेटिटर है, तो हमारे को वो डबल लॉस दे रहा है, क्योंकि उनकी वजह से हमें लॉजिस्टिकली लॉसेस तो हो ही रहे हैं और साथ में हम compete भी कर रहे हैं उनके प्रोडक्ट से। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने ये यहाँ पे एक स्टेप लिया, तो काफी बेनिफिट पहुंच सकता है इससे हमें। बांग्लादेश के कॉस्ट काफी इंक्रीज हो सकता है, मैं आपको बताऊं, और लिमिटेड पीरियड के लिए एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में इनका जो सप्लाई चेन है वो भी काफी डिसरप्ट होगा। तो जो ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी बांग्लादेश के लिए है ये विड्रॉल ही, तो एक्सटर्नल अफेयर्स जो स्पोक्स पर्सन है हमारे रणधीर जायसवाल, उन्होंने कहा कि फैसिलिटी एक्सटेंड की गई थी बांग्लादेश को ओवर पीरियड ऑफ टाइम। इससे सिग्निफिकेंट कंजेशन हो रहा है हमारी कंट्री के एयरपोर्ट पे और दूसरे पोर्ट्स पे, तो लॉजिस्टिकल डिलेज भी हो रहे हैं, तो इंडिया का नुकसान हो रहा है इससे। तो उन्होंने क्लैरिफाई किया कि जो मेजर है ये बांग्लादेश के एक्सपोर्ट्स को इम्पैक्ट नहीं करेगा, जो वो एक्सपोर्ट्स नेपाल को होते हैं या भूटान को होते हैं। तो नेपाल या भूटान को ये अभी भी इंडियन टेरिटरी के थ्रू एक्सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि हमारे दो नेबर्स हैं, अच्छे नेबर्स हैं, नेपाल और भूटान, उनको हम परेशान नहीं करना चाहेंगे, वहां पे हम कोई सप्लाई क्रंच नहीं लाना चाहेंगे, तो इसीलिए। बट बांग्लादेश हमारे पोर्ट्स को यूज कर करके फॉरेन कंट्रीज में कुछ भी एक्सपोर्ट अब नहीं कर पाएगा। तो अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने पिटिशन किया था गवर्नमेंट को पहले कई बार कि ये जो कंजेशन है इससे जो एयरलाइन रेट्स है वो भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि एयरलाइंस क्या करते हैं जब डिमांड ज्यादा हो तो वो रेट्स को बढ़ा देते हैं, राइट। पीक डिमांड पे आप देखते हो हमेशा पीक प्राइस हो जाता है, प्राइस सर्ज हो जाता है। तो क्योंकि बांग्लादेशी गुड्स यहाँ पर आते थे उसकी वजह से हमारे प्राइसेस भी काफी बढ़ जाते थे। तो इससे हमारे एक्सपोर्टर्स को काफी फायदा होने वाला है, स्पेसिफिकली अपैरल एक्सपोर्ट्स को। तो आपको ध्यान में रखना है इस चीज को। बात करता हूं मैं अगले आर्टिकल की, और यह है फीलिंग यूएस हीट, चाइनीज कंपनीज ऑफर टू डिस्काउंट इंडिया बिल फॉर इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स। चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर, चाइना दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर है, और क्योंकि टैरिफ वॉर से ये काफी पैनिक कर चुका है यूएस के साथ, तो ये एज मच एज 5% का ड्रॉप देने को तैयार है, डिस्काउंट देने को तैयार है, किसको, इंडियन कंपनीज को। और यहाँ पे फ्रेश सोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स भी हम लोग कर रहे हैं, तो ये सिग्निफिकेंट कंसेशन है, बहुत बड़ा कंसेशन है ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिए, मैं आपको बता दूं। एंड ये जो सेगमेंट है ये बहुत लो मार्जिन पे ऑपरेट करता है, यहाँ पे मार्जिन वैसे भी बहुत ज्यादा होता नहीं है, जो लो मार्जिन होते हैं 4 से 7% के लिए। तो यहाँ पे 5% का भी अगर ड्रॉप आता है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में, तो हमारे लिए जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है बहुत सस्ते हो जाएंगे, जैसे फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, या आप कोई भी दूसरे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की बात करें, चाहे आप मिक्सर की ही बात करें, तो इंडियन मैन्युफैक्चरर जो है ये लोअर कॉस्ट बेनिफिट्स पास ऑन कर सकते हैं कंज्यूमर्स को भी। तो ऑन एवरेज जो 3/4 मतलब आप ये देखो कि जो 3/4 पार्ट यूज होते हैं इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में इंडिया में, वो चाइना से इंपोर्ट किए जाते हैं।
3/4 पार्ट। सो एक बड़ा चंक इलेक्ट्रॉनिक्स का कहां से आता है? चाइना से आता है। और इसीलिए लोग इतना नाराज रहे हैं कि इंडिया में हम इतना कंजम्पशन करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का, लेकिन हम खुद क्यों नहीं बना पा रहे हैं। और इसीलिए गवर्नमेंट काफी सारी पीएलआई स्कीम्स भी लेकर आई है एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो यूएस चाइना टेरिफ वॉर ने काफी सारे जो चाइनीज ऑर्डर्स थे उनको बिल्कुल खत्म कर दिया। जो चाइना की मैं कहूंगा डिमांड थी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की, वो बिल्कुल से अब्रप्टली एकदम डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तो इन्हें कहीं ना कहीं तो उस सप्लाई को ठिकाना लगाना है। इंडिया एक अच्छा डेस्टिनेशन है ऑफ कोर्स, लेकिन इंडिया को यहाँ पे ये देखना होगा कि ये ओवर सप्लाई ना क्रिएट कर दे बाकी आइटम्स में भी इंडिया में, राइट? तो किसी ने मेरे से सवाल भी पूछा था कि ऐसा क्यों है कि कोई भी आके हमारे यहाँ बिना विदाउट परमिशन अपनी चीजें डंप कर दे, ऐसा हो सकता है क्या? तो हमारी कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स है, तो हम भी वहां पर अपने सामान को डंप कर सकते हैं और वो कंट्रीज भी डंप कर सकती हैं। तो आप एक लिमिटेड पीरियड तक ही रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो चीजों पर। तो आपको ये देखना है कि सिर्फ चाइना ही नहीं, जापान और साउथ कोरिया भी चीजें डंप करता है इंडिया में, जैसे इन्होंने अपने स्टील को डंप किया है। सो वी हैव टू बी वेरी ऑफ थिंग्स। सिर्फ चाइना डंप नहीं करता है चीजें, ऑल्दो चाइना ज्यादा बदनाम है बिकॉज ऑफ अदर इश्यूज। तो यहाँ पे और भी ऐसे मुझे लगता है कॉम्पोनेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं चाइना में जो बहुत प्रेशर में है, क्योंकि इनके पास सप्लाई है, इनके पास इन्वेंट्री है जो इन्हें खाली करनी है और वो खाली नहीं हो रही है। और इंडिया यहाँ पे इनके लिए एक गुड अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इंडिया बहुत चालाक है। यहाँ पे हमारे जो इंपोर्टर्स हैं वो भी बहुत क्लेवर है। वो कहेंगे प्राइस नेगोशिएट करो, नहीं तो हमें नहीं चाहिए, कोई बात नहीं। तो प्राइस नेगोशिएट किए जाएंगे, क्योंकि एक्सपोर्ट ऑर्डर्स जो इनके यूएस हैं वो काफी स्लो हो गए हैं पहले से। और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री भी है, ऑपरेट करती है 2-3 मंथ रॉ मटेरियल इन्वेंट्री साइकिल पे। तो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री क्या करती है, 2 से 3 महीने का इन्वेंट्री अपने पास रखती है। एंड हो सकता है ये इन्वेंट्री साइकिल अब थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा हो जाए। हाई यूएस टैरिफ्स टू इम्पैक्ट लोकल ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन। अच्छा, हायर यूएस टैरिफ से हमारे को क्या फर्क पड़ने वाला है, हमें क्या फर्क पड़ने वाला है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये ओपिनियन है, तो इसलिए मैं इसे कवर कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट ओपिनियन है, लॉजिकल रहता है हमेशा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हमारे संजय मल्होत्रा जी ने कहा है वेंसडे को, हाईलाइट करते हुए कि रिस्क है ग्रोथ और इन्फ्लेशन पे, दो चीजों पे रिस्क है यूएस के टैरिफ्स का। एक तो हमारे ग्रोथ पे, हमारे देश का जो ग्रोथ है, और इसके अलावा महंगाई दर पे भी इसका असर है, क्योंकि यहाँ पे पॉलिसी को लेके काफी अनसर्टेनिटीज हैं। तो बिजनेसेस और हाउस होल्ड ये दोनों अपने इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन दोनों को डेफर कर रहे हैं। तो बिजनेस क्या कह रहा है कि यार एक नया प्लांट मुझे खोलना है, ठीक है, लेट्स से एनसीआर में या तमिलनाडु में, कर्नाटका में मुझे एक नया प्लांट में इन्वेस्ट करना है। एंड क्या करना चाहिए यहाँ पे? तो कोई भी एडवाइजर यही कहेगा कि आप थोड़ा सा रुक जाओ, 6 मंथ्स 1 ईयर आप रुक जाओ, ये इन्वेस्टमेंट आप थोड़ा सा रुक के करो, क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारी अनसर्टेनिटीज है। यूएस की कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती है, लेकिन क्या है, इस टाइम पे वो कहेंगे 1 साल वेट करते हैं, उसके बाद इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि बहुत अनसर्टेनिटीज है, बहुत डर है। तो कहीं ना कहीं इससे इंडिया में इन्वेस्टमेंट स्लो डाउन हो सकता है और कंजम्पशन में भी थोड़ा स्लो डाउन हो सकता है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है इंडिया जैसी कंट्री के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्वेस्टमेंट्स यहाँ, मैं कहूँगा बिल्कुल फ्लो बना रहे इन्वेस्टमेंट्स का, ठीक है, कोई भी ऐसा ब्रेकर ना लगे। बट ये इशू हमारे हाथ में नहीं है, ऑनेस्टली ये ग्लोबल इशू है, सारी कंट्रीज ये फेस कर रही हैं। तो ग्लोबल ग्रोथ पे अगर डेंट आता है, जैसा मैंने पहले भी डिस्कस किया, तो इससे इंडिया का फायदा नहीं है। ग्रोथ के मामले में कभी भी अगर दूसरी कंट्रीज ग्रो नहीं कर रही और हम ग्रो कर रहे हैं, तो ये कभी भी हमारा एडवांटेज नहीं है बहुत बड़ा, आप ये समझो। क्योंकि वो कंट्रीज अगर ग्रो करेंगी तो हमारे एक्सपोर्ट्स और ज्यादा बढ़ेंगे। उनके सिटीजन्स, अमेरिकन सिटीजन्स अगर आज पैसा ज्यादा कमाते हैं, वहां जीडीपी ग्रोथ ज्यादा होती है, तो इंडियन एक्सपोर्टर्स जो है वो ज्यादा सामान एक्सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो कंजम्पशन जब करेंगे तो इंडिया से ही तो सामान जाएगा, हम ही तो सामान बना रहे हैं। तो कभी भी दुकानदार ये नहीं चाहेगा कि उसका ग्राहक और गरीब हो जाए, दुकानदार ये चाहेगा कि उसका ग्राहक और अमीर होता रहे। तो पूरी दुनिया ग्राहक है और इंडिया एक शॉप है और एक फैक्ट्री है, आपको इस परसेप्शन से सोचना है, ठीक है, हमेशा। तो सेंट्रल बैंक ने प्रोजेक्ट किया है कि 6.5% की ग्रोथ तो FY26 में आ जाएगी, जैसा लग रहा है। जो पहले 6.7 था, लेकिन अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, क्योंकि जो ग्लोबल ट्रेड और पॉलिसी अनसर्टेनिटीज है, इससे 0.2-0.3% का तो डिफरेंस आ सकता है इंडिया के ग्रोथ में। एंड इन्होंने कहा कि जो इम्पैक्ट है ना ट्रेड अनसर्टेनिटीज का, इसको हम और क्वांटिफाई नहीं करेंगे, ठीक है। ये तो वो सास बहू वाली बात हो गई कि एक छोटे से टॉपिक को हम लोग लंबा खींच रहे हैं, बिल्कुल, तो वो हमें नहीं करना है, ठीक है। और क्लैरिटी का वेट करना है, बहुत सारे अननोन्स हैं, और यहाँ पे बहुत सारे रिलेटिव टैरिफ्स हैं, इलास्टिसिटीज हैं। तो इतना कॉम्प्लेक्स है ये कि यहाँ पे कुछ भी अगर आप डिस्कस कर रहे हो सकता है कि कल को वो रूल ही चेंज हो जाए। सो इट्स नॉट वेरी रेलेवेंट। तो यहाँ पे जो एक्सपोर्ट्स हैं ओवरऑल वो हमारे 12% है जीडीपी के, और जो लेस देन 2% जो हमारे टोटल एक्सपोर्ट्स है, 100 में से 2% एक्सपोर्ट्स हमारी यूएस को होता है, ठीक है। जबकि चाइना का 19% जो एक्सपोर्ट है वो यूएस को जाता है, और हमारा सिर्फ 2% यूएस को जाता है। तो हमारा यहाँ पे जो स्टेक पे है जो चीजें हैं वो है 2%,
ठीक है, या उससे थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, दैट्स इट। तो इतना ज़्यादा भी टेंशन नहीं लेना और इतना ओवर रिएक्ट भी नहीं करना है, इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है अगर आप इंडिया में इन्वेस्टमेंट करते हो और आप इंडिया में हो, ठीक है? दैट्स इट। अगर आप बाहर इन्वेस्ट करते हो, बाहर के ईटीएफ्स हैं आपके पास, तब आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ा रीथिंक करना पड़ेगा, हो सकता है रीबैलेंसिंग भी करना पड़ेगा। तो जो इम्पैक्ट है करेंसी वगैरह पे, ये हमें इसके बारे में देखना है कि रुपए पे क्या फ़र्क पड़ता है, रुपया कितना वॉलेटाइल रहता है इस टाइम पे, राइट? एंड इन्होंने ये भी रिटरेट किया है कि सेंट्रल बैंक जो है वो तभी इंटरवीन करेगी जब रुपए में एक्सेसिव मूवमेंट्स आती हैं तो। तो आरबीआई का काम ये नहीं है कि रुपए को ये बढ़ाते रहे या घटाते रहे या मैनिपुलेट करते रहे, लेकिन हाँ, रुपया एक रेगुलेटेड करेंसी है, तो अगर ये बहुत बड़ी तेज़ी से नीचे आएगा तो इसे हम सपोर्ट करेंगे, बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा तो आरबीआई यहाँ पे सेल भी करेगा रुपए को। तो ये आपको ज़रूर देखना है। तो आज के लिए बस इतना ही एंड सब लोग आई नो बहुत एक्साइटेड हैं, तो लेट्स सी हम देखते हैं कि कल हमारे मार्केट्स कहाँ पर खुलते हैं और आपके पोर्टफोलियो कितने ऊपर खुलते हैं। ज़रूर आप मेंशन करना अगर आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में कि आपके पोर्टफोलियोज़ में कितना बड़ा आपने ग्रोथ देखा है। एंड आज के लिए बस इतना ही। फिर अगर आपको ऐसी वीडियोज़ अच्छी लगे तो ज़रूर इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे कल फिर से इसी वक़्त ऐसे ही वीडियो के साथ। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।